गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं राजा शुक्ला जी? हाउ आर यू? गुड, फाइन। आज का टॉपिक है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इस टॉपिक को आप एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस पढ़ें। तो जितने एनसीईआरटी के पॉइंट हैं मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको निश्चित रूप से मैं हाईलाइट करूंगा। और अगर आप नीट का एवरेज देखेंगे, पिछले 4 साल से जो नीट हो रहा है, तो अगर आप एवरेज देखेंगे तो एवरी ईयर एक एवरेज 3 क्वेश्चन का है। और अगर आप पीछे आईपीएमटी देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में आप ये बात हमेशा ध्यान रखें, मैं आपसे हमेशा इस बात की ताकीद करता हूँ और हमेशा ये अधिकार पूर्वक करता भी हूँ कि आप एनसीईआरटी पे फोकस होके ही पढ़ें। जब आप ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो आप कहीं के भी नोट देखते हैं तो 50 पन्ने 60 पन्ने का नोट है। लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो बातें एनसीईआरटी में हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्लैरिफाई कर सकें, उस पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में देखिए कुछ पॉइंट हमने यहाँ दिए हुए हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी जब आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू की लाइनों से पॉइंट, इसमें ये 5 पॉइंट आपके ख्यालों में रहना चाहिए। एक तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स बैक, बिलियन ईयर्स अगो। एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट लिखा है, ध्यान रखना। तो हमारा यूनिवर्स कब पैदा हुआ? ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स अगो। सेकंड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ हमारी कब आई है? 4.5 बिलियन ईयर्स। BYE मतलब बिलियन ईयर्स अगो। थर्ड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो। जरा ध्यान देना है थर्ड पॉइंट को एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी ने थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन years after the formation of Earth. It means almost 4 billion years back. क्योंकि अर्थ की एज कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। और अगर एनसीईआरटी लिख रही है कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन years after the formation of Earth, तो 500 मिलियन का मतलब होता है 50 करोड़। 4.5 में से आप 50 करोड़ घटाएंगे तो यही थर्ड पॉइंट के रूप में आ रहा है। इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी के उस पॉइंट को थर्ड पॉइंट से रिलेट करके जरूर ध्यान रखें कि लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। इसके बाद यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कब ओरिजिनेट हुआ? ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स बैक, 20 बिलियन ईयर्स अगो। यूनिवर्स के बारे में लिखा, यूनिवर्स इज ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। तो यूनिवर्स क्या है? इट इज ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है। गैलेक्सी में क्या मिलता है? गैलेक्सी कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। तो एनसीईआरटी ने गैलेक्सी के बारे में भी लिखा है। तो ये शुरू के 5 पॉइंट आप ध्यान में रखें। और ये भी ध्यान में रखें, रात में जब पूरी शहर भर में, अब तो आजकल कोरोना की वजह से पूरा आसमान साफ है, तो रात में भी आप देख सकते हैं। अगर आप रात में देखें, अंधेरी रात में, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में तमाम फेंट बैंड ऑफ स्टार्स, पट्टियां जैसी दिखाई पड़ती हैं। वो जो पट्टियां जैसी दिखाई पड़ती हैं उन्हीं को गैलेक्सी कहते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की कलर है, मिल्की वे। अवर गैलेक्सी इज मिल्की वे। तो दीज आर स्टार्टिंग पॉइंट, जिनको ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं और इन सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए टाइम टू टाइम तमाम थ्योरीज आई हैं।
तो एनसीईआरटी ने कुछ एंशिएंट थ्योरीज को हाईलाइट किया है। वैसे तो थ्योरी बहुत है, आप किताबों में पढ़ते हैं, बट इन्होंने कुछ एंशिएंट थ्योरीज को हाईलाइट किया है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा फोकस होते हैं उसमें पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जैसे हम मानते हैं हमें भगवान ने बनाया, हमें खुदा ने बनाया, तो स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है? हमको किसी स्पेशल क्रिएटर ने बनाया, हमको किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल क्रिएटर लाइक गॉड। स्पेशल क्रिएशन का मतलब ये है, हम भगवान की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं खुदा की, तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब ही है कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय स्पेशल क्रिएटर लाइक गॉड। ध्यान से सुने, बहुत ज्यादा अगर आप ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में पढ़ने वाले हो तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में जब आप अपने मॉड्यूल में पढ़ते हैं, आपने कोई कोचिंग किया हो, कुछ किया हो, तो बहुत सारी दुनिया भर की फालतू बातें लिखी हुई है। यहाँ उन बातों पर आपको फोकस करना है जो एनसीईआरटी में लिखा है। एक तो सिर्फ आपको ये जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल क्रिएशन। तो हर बच्चे को पता है हमें भगवान ने बनाया, हमें खुदा ने बनाया, हमें किसी स्पेशल क्रिएटर ने बनाया, हमें किसी सुपर नेचुरल पावर ने बनाया, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। बट यहाँ आपकी किताब में एनसीईआरटी में स्पेशल क्रिएशन के लिए 3 कोनोटेशन दिए गए, 3 कोनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और वो तीनों जो कोनोटेशंस हैं वो सिर्फ तीनों ये हैं, वही आपको याद रखना है, वही सवालों में आते हैं कि द अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि हमें भगवान ने बनाया, हमें खुदा ने बनाया, बट इसके मानने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ 3 कोनोटेशंस हैं और तीनों कोनोटेशंस को आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी अर्थ है वो 4000 वर्ष पहले बनी। द अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। और जितनी हम लिविंग थिंग देखते हैं, जितना भी हम लाइफ के फॉर्म में देखते हैं, वो सब कुछ क्रिएटर ने एज सच ऐसे ही बना दिया। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है ऑल द लिविंग थिंग्स दैट वी सी टुडे वेर क्रिएटेड बाय क्रिएटर एज सच। सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट ये हो गया कि जो डाइवर्सिटी है, यानी जो इतना आप विस्तार देखते हैं, जो आप इतना इवोल्यूशन देखते हैं, तमाम वैरायटी के एनिमल और प्लांट देखते हैं, तो ये कहते हैं जो डाइवर्सिटी है वो सिंस क्रिएशन। जब आपको भगवान ने खुदा ने बना दिया तो पहले ही दिन से डाइवर्सिटी है। इसलिए ये थ्योरी या इस थ्योरी के मानने वाले इवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे। जब पहले ही दिन हम सबको सबने बना दिया है, शुरू में ही सब लोग बन गए, तो इवोल्यूशन कहेगा। ये 3 कोनोटेशन इस थ्योरी के हैं जो आपको याद होने चाहिए। द अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। All the living things that we see today were created by creator as such, और diversity was since creation and will be same in future। हमेशा ही वो रहेगी। यानी इस थ्योरी के हिसाब से इवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं। इसके बाद अगली थ्योरी आई है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, या इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एबायोजेनेसिस, ऑटोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन कई नामों से आप पूछते हैं। अगर आप पिछले 20 सालों के क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड सवालों को देख रहे हैं या आईपीएमटी का पेपर देख रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे ज्यादा से ज्यादा पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एबायोजेनेसिस। पुराने पैटर्न के सवालों को बिल्कुल आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये नीट का पेपर है। पहले स्टेट पीएमटी हुआ करती थी, बीएचयू हुआ करता था, तमाम अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। तो पहले के सवालों को अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन तय है। उस हिसाब से पढ़ाने के लिए बहुत सारा आपको टाइम चाहिए और उसका कोई मतलब भी नहीं, उसका कोई मतलब भी नहीं है। और ध्यान रखना, आप चैटिंग करेंगे तो फैकल्टी पे करेंगे, फैकल्टी एट द फैकल्टी पे करेंगे, वहां नहीं। चैटिंग अगर बहुत जरूरी हो तभी करना बेटा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करो। हाँ, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा क्वेरी कोई आपके मन में हो तो आप फैकल्टी पे चैट करें। तो एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है? ए बायो, देखो ए मतलब नॉन लिविंग, बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एबायोजेनेसिस? ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, इसी को कहते हैं एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस को मानने वालों का मतलब ही यही है, ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। इसके स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर वान हेलमांड थे, इसको प्लेटो और अरिस्टोटल इन सब ने, एनाक्सिमेंडर इन सब ने सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है, एमपीएमटी इतने पूछती है, व्हाट डू यू मीन बाय एबायोजेनेसिस, origin of life from non living substances, origin of life from non living things, spontaneously, अपने आप, इसी को कहते हैं एबायोजेनेसिस। और ज्यादा इस थ्योरी पे कोई बात ध्यान नहीं देनी है। और अगर हम बार बार कह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी के पॉइंट को फोकस करें, तो अगर तीसरी बात एनसीईआरटी ने कुछ लिखी है तो उन्होंने ये लिखा है कि एंशिएंट ग्रीक थॉट के बारे में एक लाइन लिखा है कि जो एंशिएंट ग्रीक, जो ग्रीक के लोग हैं, जो ग्रीस के लोग हैं, उनका ये सोचना था कि यूनिट ऑफ लाइफ वेयर स्पोर्स। एंशिएंट ग्रीक थॉट का ये सोचना था कि यूनिट ऑफ लाइफ वेयर स्पोर्स, जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो स्पोर है। और एक और लाइन आपकी किताब में लिखी है, पैंसपर्मिया इज फेवरेबल आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर। कुछ एस्ट्रोनॉमर जो नक्षत्र पे काम करते हैं, उनका भी एक फेवरेबल आइडिया था, दैट इज पैंसपर्मिया। तो अगर हम बात करते हैं तो ये चार बातें, अब देखो एंशिएंट थ्योरी में बहुत सारी बातें हैं। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ है, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म है, कॉस्मोजोइक थ्योरी और कॉस्मिक पैंसपर्मिया थ्योरी यही है जो स्पोर और पैंसपर्मिया इन्होंने यहाँ से निकाल लिया है। तो देयर आर सो मेनी एंशिएंट थ्योरी, बट सारी एंशिएंट थ्योरी रिजेक्ट की गई हैं क्योंकि उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस। तो फिर आप एंशिएंट थ्योरीज में जो पॉइंट आपको फोकस करने हैं वो इन्हीं पे फोकस करने हैं। थ्री कोनोटेशंस ऑफ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, व्हाट डू यू मीन बाय एबायोजेनेसिस, सवालों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और एंशिएंट ग्रीक थॉट, ग्रीक लोगों का ये सोचना था दैट यूनिट ऑफ लाइफ बेयर स्पोर्स एंड पैंसपर्मिया इज फेवरेबल आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। इसके बाद ये सारी थ्योरी, जितनी भी पुरानी थ्योरी है, सब रिजेक्ट की गई हैं क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इनका कोई आधार नहीं था। इसके बाद आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का मतलब लाइफ फ्रॉम लाइफ। यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, हार्वे एंड हक्सले। ये दो साइंटिस्ट हैं, हार्वे और हक्सले। एक बहुत पुराना स्टेटमेंट कभी आईपीएमटी प्री में पूछा जाता था, जब 2010 के पहले प्री हुआ करता था, कि आमनिस, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, आमनिस वाइवम एक्स वाइवो आर ओवो। जैसे आप बॉटनी में पढ़ते हैं आमनिस सेलुला सेला वाला, वैसे यहाँ पर आमनिस वाइवम एक्स वाइवो आर ओवो। इसका मतलब ही होता है लाइफ फ्रॉम लाइफ, यानी लाइफ ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम प्री लाइफ। लाइफ, जीव की उत्पत्ति केवल जीव से ही होती है। इस थ्योरी के मानने वालों ने यही कहा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यानी लाइफ फ्रॉम लाइफ। और इसके लिए जो हार्वे और हक्सले का जो स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट यही था कि तो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बताया है कि हार्वे और हक्सले ने क्या स्टेटमेंट दिया कि यानी लाइफ ओरिजिनेटेड या लाइफ इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आप ध्यान दे रहे होंगे, ये बोल रहे हैं कि लाइफ फ्रॉम लाइफ, लेकिन लाइफ आई कहां से, पहली लाइफ कहां से आई, इस बात को ये प्रूव नहीं कर पाए। हार्वे और हक्सले जितने भी इनके सपोर्टर थे, कोई भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया। पूरी की पूरी ये जो टीम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वालों की, जितने भी लोग इसमें आए, वो सब इस बात को प्रूव करने में लगे रहे कि लाइफ फ्रॉम लाइफ, जीव उत्पत्ति जीव से होती है, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि फर्स्ट लाइफ आई कहां से। और इसको प्रूव करने वालों में, इस बात को प्रूव करने वालों में, यानी ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर रहे हैं और अपनी बात को प्रूव कर रहे हैं। तो बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए और ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करने के लिए तीन साइंटिस्ट ने करीब 100 ईयर्स के गैप पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। और इन तीनों के नाम आपको पता होंगे, फ्रांसेस्को रेड्डी, एफ रेड्डी, लेजेरो स्पेलेंजानी और लुइस पास्ट्यूर। To prove biogenesis and to disprove abiogenesis, experiment were performed by three scientists,
एफ रेड्डी, फ्रांसेस्को रेड्डी, लेजेरो स्पेलेंजानी, ये दोनों इटालियन थे। 1668 में एफ रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया था और 17 सम ऐसे ही 100 इयर्स के आसपास बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेजेरो स्पेलेंजानी। तो रेड्डी और स्पेलेंजानी दोनों इटालियन थे, लेकिन फाइनली जो आपके किताब में है, द आइडिया ऑफ एबायोजेनेसिस वाज फाइनली एंड स्ट्रांगली रिजेक्टेड बाय लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर थे, उन्होंने एबायोजेनेसिस के आइडिया को फाइनली और स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से यही एक सवाल बनता है कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या कहती है, यानी आमनिस वाइवम एक्स वाइवो या ओवो, दैट इज लाइफ फ्रॉम लाइफ। और ये बायोजेनेसिस को प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, और इसको डिस्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि पहली लाइफ आई कहां से। और इसी बात के लिए जो तीनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, फ्रांसेस्को रेड्डी, लेजेरो स्पेलेंजानी और लुईस पास्चर। तो यहाँ पर सवाल जो आपके लिए बनता है नीट में, वो यही बनता है, the idea of spontaneous generation was finally and strongly rejected by Louis Pasteur। और लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट भी जाने, पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था। तो इन्होंने सॉल्यूशन ऑफ ईस्ट एंड शुगर लिया था, एक ब्रॉथ न्यूट्रिएंट मीडियम, दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ ईस्ट एंड शुगर, और इसको 2 फ्लास्क में रखे थे, 2 फ्लास्क में रखा। एक फ्लास्क की गर्दन को तोड़ दिया था और एक की फ्लास्क की गर्दन को ऐसे खींच दिया था, ये स्वान नेक फ्लास्क। ये पूछा जाता है, तो स्वान नेक फ्लास्क को किसने डिजाइन किया? लुईस पास्चर ने। 2 फ्लास्क लिए उन्होंने और इसमें ब्राथ रखा, सॉल्यूशन ऑफ ईस्ट एंड शुगर, दोनों फ्लास्क में रखा इन्होंने। और फर्क क्या था दोनों फ्लास्क में? एक की गर्दन को तोड़ दिया था और दूसरे की गर्दन को स्वान नेक, इस शेप में दूसरे वाले फ्लास्क को स्वान नेक फ्लास्क इसको कहते हैं, इसी शेप में इन्होंने डिजाइन किया था। और कुछ समय के बाद देखा कि स्वान नेक वाले फ्लास्क में कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई, जबकि जिसकी जो दूसरी वाली फ्लास्क थी, जो ब्रोकन नेक फ्लास्क थी, उसमें तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर है, the idea of spontaneous generation, the idea of abiogenesis was finally and strongly rejected by Louis Pasteur. In his experiment, Pasteur took the solution of yeast and sugar in 2 flasks. One have broken neck and another have swan neck या curved neck किसी को कहते हैं। और पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सक्सेस हुए? Because he pulled out the neck of flask, क्योंकि उन्होंने स्वान नेक डिजाइन किया। इसकी डिजाइन ही कुछ ऐसी थी, जो भी जर्म आ रहे थे, हवा के साथ साथ जो भी जर्म यहाँ से आ रहे थे, वो यहीं पर वो फंस जा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि स्वान नेक में ऐसी कौन सी खूबी थी कि यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिक अपीयर नहीं हुए? इस स्वान नेक ने फिल्टर का काम किया। ये क्वेश्चन ये भी यहाँ पर है कि इट एक्ट एज फिल्टर। तो पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट में क्यों सफल हुए? Because he pulled out the neck of flask which acts as filter। इसने फिल्टर का काम किया, इसलिए यहाँ पर कोई लाइफ दिखाई नहीं पड़ी। तो ये है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। एक लाइन और एनसीईआरटी ने लिखा है, बिग बैंग थ्योरी। एक लाइन एनसीईआरटी ने और लिखा है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं बताती, आपको सिर्फ इतना ही जानना है। बिग बैंग थ्योरी को लिमाटर ने प्रपोज किया था, ये वाला पॉइंट आपकी किताब में नहीं है। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय लिमाटर। और बिग बैंग की थ्योरी क्या बताती है? तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली जो ये यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स बैक ओरिजिनेट हुआ है, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली यूनिवर्स की ओरिजिन बताती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। और कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग? व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग? तो बिग बैंग इज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये कहते हैं करीब 20 अरब वर्ष पहले जो हमारा यूनिवर्स बना है, वो एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बना है, एक बहुत बड़े विस्फोट से बना है। और इसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन या विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी में इतना ही है और इतना ही आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी
बेसिकली क्या बताती है, यूनिवर्स की ओरिजिन बताती है कि हमारा यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ। और व्हाट डू यू मीन बाय बिग बैंग? तो इट इज ए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन about 20 billion years back. The universe was originated due to a thermonuclear explosion. इसी थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कहते हैं बिग बैंग। तो आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि बिग बैंग क्या है, तो आप जवाब देंगे दैट इट इज ए थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और कल आपका टेस्ट था, तो मैंने पूछा नहीं आपका टेस्ट कैसा हुआ, एक आध लोग कमेंट दें। तो मैं समझता हूं ठीक हुआ होगा। लगभग जो पूरी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसको मैंने पूरी तरह से आपको ठीक तरह से समझाने की कोशिश किया था। हालांकि क्रैश में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता ही है, तो अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। चैटिंग अगर आप कोई भी करेंगे बाय चांस तो फैकल्टी पे करेंगे, चैट एट फैकल्टी। तो ये हमने अभी तक आपको बताया ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, शुरू के पॉइंट बताए हमने, फिर कुछ एंशिएंट थ्योरी बताई, हमने आपको थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी बताया, और हमने आपको बिग बैंग के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर अगर आप पेपर की बात करते हैं कि जो नीट में या जो आईपीएमबी में क्वेश्चन आया करते थे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब हम उस पॉइंट पे आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जिसको आप कहते हैं मॉडर्न थ्योरी, या उसी को आप कहते हैं ओपेरिन हेल्डिंग। तो लास्ट वाली ये थ्योरी है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो इस थ्योरी को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसी को कहते हैं ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ये थ्योरी है आपकी, ध्यान से पॉइंट से नहीं, ध्यान से समझने की कोशिश करें। अलग अलग किताबों में, अलग अलग बोर्ड में आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें लिखी होती है, बट यहाँ एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको किन बातों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जरा उसको सुने। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ओपेरिन ने कहा था पहले ए बायोजेनेसिस देन ऑलवेज बायोजेनेसिस। ओपेरिन का स्टेटमेंट था फर्स्टली ए बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस एवर सिंस। आप देखेंगे कि ओपेरिन और हेल्डन ने कोई बहुत नया काम नहीं किया, हाँ दिमाग में इनके नया कॉन्सेप्ट था। आपने अभी अभी मैंने आपको एंशिएंट थ्योरी में थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ाया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस पढ़ाया। इसमें से कोई भी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि भाई लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, अपना अपना स्टेटमेंट इन्होंने दिया, वो बात अलग है। ओपेरिन ने कहा था कि पहले ए बायोजेनेसिस, फर्स्टली ए बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस एवर सिंस। तो आप देखेंगे कि ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस को मिला करके ये थ्योरी कहीं न कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यही तो ओपेरिन का स्टेटमेंट था, पहले ए बायोजेनेसिस यानी शुरू में ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, और जब एक बार लाइफ आ गई तो फिर लाइफ फ्रॉम लाइफ। तो ये ओपेरिन का स्टेटमेंट है, और ये पूरी थ्योरी में आप यही देखेंगे कि पहले ए बायोजेनेसिस, पहले केमिकल इवोल्यूशन, और उसके बाद फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिर लाइफ फ्रॉम लाइफ। इसी बात को हम यहाँ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहला चीज यही ध्यान रखें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ केमिकल। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है, केमिकल आपस में एग्रीगेट हुए, केमिकल आपस में कंपोजिट हुए, इनके बीच रिएक्शन हुआ, तब आगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की संभावना हुई। तो ये थ्योरी कहती क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कंपोजिशन ऑफ केमिकल। और ओपेरिन ने कहा पहले ए बायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस एवर सिंस। इस थ्योरी की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी की एक लाइन और है, एनसीईआरटी कहती है कि अर्ली अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनसीईआरटी कहती है कि जो शुरुआती अर्थ थी, जो अर्ली अर्थ थी, उसमें कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं। और अगली बात वो कहती है वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड
were released from molten mass। जो शुरुआती अर्थ थी, क्या माना जाता है कि जो अर्थ है वो सन का ही पार्ट है, तो शुरुआती अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर भी था वो लगभग 6000 केल्विन था, लगभग सन के सरफेस टेम्परेचर के बराबर ही था। तो ये एनसीईआरटी जो कह रही है इसको ध्यान रखना कि अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेर रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास। पिघलता हुआ गोला थी, पिघली हुई अवस्था में थी। तो इस मोल्टन मास से, जो अर्थ का मोल्टन मास था, उसी से वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे थे। एनसीईआरटी ने इस बात को कंसाइज करके बोल दिया। लेकिन अगर वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो रहे थे मोल्टन मास से, तो भाई इनके अंदर कुछ रिएक्शन तो हुआ होगा। अब आप उसी बात को पॉइंट रट लेंगे तो बात ठीक नहीं रहेगी, यानी शुरू में कहीं न कहीं अंदर रिएक्शन हुआ। तो इस थ्योरी की खास बातें हम आपको बता रहे हैं। ये थ्योरी ये भी कहती है कि जो पहली लाइफ आई है वो पानी में आई है, यानी वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ और जरूरी नहीं है, सबसे पहले अगर कुछ जरूरी है तो दैट इज पानी। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। और अगर किसी प्लेनेट पे कहीं पर अगर लाइफ नहीं है तो ये तय है कि वहां पानी नहीं है, इसलिए लाइफ नहीं। क्योंकि लाइफ होने के लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए वाटर इज एसेंशियल। और अभी अभी मैं बोल रहा हूँ, किताब आपकी लिख रही है कि अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, लेकिन जब भी शुरुआती एटमॉस्फेयर आया, जिसको हम प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहेंगे, तो वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं थी। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ये ध्यान रखना, अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, लेकिन जब भी पहला एटमॉस्फेयर आ रहा है, जब कभी तो आया होगा, तो उस वो एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, यानी वहां ऑक्सीजन जैसी कोई बात ही नहीं थी। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूसिंग। आज का एटमॉस्फेयर कैसा है? आज का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग। अब जरा ध्यान दो, ये थ्योरी कई स्टेप में कंप्लीट होती है, लेकिन हुआ क्या है? ये जो किताब आपकी कह रही है कि वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वे रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास, तो यहां से कुछ बातें हम निकाल रहे हैं कि पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में बने थे, शुरुआत में बने थे, वो है वाटर वेपर और अमोनिया। इसी एनसीईआरटी की लाइनों से हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि अगर हम इस बात को समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए वक्त चाहिए। वक्त मिलने पर तो एक एक बात आपके दिमाग में फीड की जा सकती है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो तो इसको भी आप अपने दिमाग में रखो। वही एनसीईआरटी की लाइनों से इस थ्योरी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वहां से ये बात निकल के आ रही है कि जो प्रिमिटिव अर्ली अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन जो पहला एटमॉस्फेयर आया दैट वाज रिड्यूसिंग। तो उसमें पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वेयर वाटर एंड अमोनिया। ध्यान रखना, जो पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं वो वाटर वेपर और अमोनिया बने। और दूसरी बात ध्यान रखना, किताब कह रही ना कि मीथेन भी रिलीज हो रहा था, तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो मीथेन था। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें बनी थी, मॉलिक्यूल भी बने थे, CO, N2, कार्बाइड, नाइट्राइड, साइनाइड, बहुत सारी चीजें ये बन रही थी। हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि वाटर वेपर यानी पानी तो निकल रहा है ना, तो शुरू में जो अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जो भी पानी बन रहा था वो भाप बन के उड़ रहा था। यानी जितना जितना भी वाटर बन रहा था वो भाप बन के, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि वो भाप बन के उड़ रहा था। तो पानी भाप बन के उड़ेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो बारिश होगी। बारिश लाखों करोड़ों वर्षों तक अर्थ पे होती रही, और धीरे धीरे बारिश लगातार जब कंटिन्यूअस रही तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे अर्थ सरफेस कूल हुई, धरती ठंडी हुई और प्रिमिटिव ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। आपको ये पता होना चाहिए जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई वो कहाँ आई है? ओशियंस में हुई। ओशियंस बनेंगे तभी तो ऐसा होगा। तो ओशियन कैसे बने? धरती धीरे धीरे धरती ठंडी होती गई और पानी इकट्ठा होता गया, बारिश होती रही लाखों वर्षों तक, तब प्रिमिटिव ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। अब जरा ध्यान दें, प्रिमिटिव ओशियंस में अब जब प्रिमिटिव ओशियंस बन गए तो ये सारी चीजें जितनी बनी हुई थी, जितने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए थे, वो सब प्रिमिटिव ओशियंस में डिसॉल्व होते गए। आपने देखा आज भी बारिश होती है तो बारिश का पानी क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है फसलों के लिए? क्योंकि बारिश के पानी के साथ साथ तमाम केमिकल फसलों को मिल जाते हैं। तो उस समय भी यही हो रहा था, जितने ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे सब प्रिमिटिव ओशियंस में डिसॉल्व होते गए। और जब डिसॉल्व होते गए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये थे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये था। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वेयर वाटर एंड अमोनिया
and first organic compound formed in primitive atmosphere was methane. इसके बाद इन सब में आपस में रिएक्शन हुआ, बहुत सारी तरह की रिएक्शन हुई, कहीं पॉलीमराइजेशन हुआ, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, रिएक्शन में नहीं जाना आपको। तो फिर और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे एल्डिहाइड बने, कीटोन बने, फैटी एसिड बने, ग्लिसरॉल बने, अमाइनो एसिड बनी, सिंपल शुगर बने, नाइट्रोजनस बेस बने। इन्हीं सब में बहुत सारे रिएक्शन हुए तो ये सिंपल और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर ये मिलेंगे तो कार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, शुगर, ये सब बनने ही बने। और इसी में अगर आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, घटा दीजिए नाइट्रोजन, तो दूसरी चीजें भी बन करके आ जाती हैं। तो इस बारे में आपको बहुत नहीं फंसना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि प्रिमिटिव ओशियंस में ये सारी चीजें डिजॉल्व थी और इनमें आपस में इंटरेक्शन हुआ तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आए। और वो क्या थे? शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें बनी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है आईपीएमटी का कि जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे थे, यह आईपीएमटी का सवाल है, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही थी? उसके लिए एनर्जी यूवी रेस से आ रही थी। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड एनर्जी वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी रेस। ध्यान रखना, अल्ट्रावायलेट रे, ये क्वेश्चन आईपीएमटी पहले पूछ चुका है। अब आगे जरा ध्यान दो, ये तमाम और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, सिंपल शुगर बन गया, नाइट्रोजनस बेस बन गया, एल्डिहाइड कीटोन बन गया, अमाइनो एसिड बन गई। अब क्या हुआ? अब इनमें फिर आपस में रिएक्शन हुआ, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आए, बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए। जैसे आप देखिए, आप वैसे भी ध्यान दीजिए, अगर शुगर, सिंपल शुगर यूनिट यूनाइट होगी तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो ये अब आगे की रिएक्शन हुई, सिंपल शुगर यूनिट यूनाइट टू फॉर्म पॉलीसैकेराइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल यूनाइट टू फॉर्म लिपिड्स यानी फैट, अमाइनो एसिड पॉलीमराइज होगी, अमाइनो एसिड ज्वाइन टू फॉर्म प्रोटीन पेप्टाइड, ये सब बने। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उस पर ध्यान रखना, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर है कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इनमें जब यूनाइट हुए तो बने न्यूक्लियोसाइड। क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, फास्फेट, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, ये बनेंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होंगी तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब आरएनए और डीएनए। तो पहले ये केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है, पहले एबायोजेनेसिस फिर बायोजेनेसिस, ये सारी चीजें आपको बन गई। आप देखिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन बन गई, लिपिड बन गई, देखिए न्यूक्लियोसाइड बन गए, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। आप सीधा बोल सकते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट, सीधा न्यूक्लियोटाइड बना लीजिए। लेकिन आपको सीरीज पता होनी चाहिए कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, फास्फेट तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होगी तो क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए एंड डीएनए। अगर आप ध्यान दें तो आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आप अगर ध्यान दें तो आप पढ़ते हो ना कि हक्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं बड़े बड़े, ये सब प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट हैं। ये इनमें मेनली ये सब प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन है। तो एक तरह से लाइफ का कंपोजिशन तैयार हो गया। और आप और ध्यान दें, ये सारी चीजें बनती जा रही थी, ये सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते जा रहे थे और ये प्रिमिटिव ओशियंस में डिसॉल्व होते जा रहे थे। और ये इसमें लगातार ये प्रक्रिया होती रही और कई लाखों वर्षों के बाद जो प्रिमिटिव ओशियंस का जो वाटर था वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया। इसी कंसंट्रेटेड वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियंस को हेल्डेन ने हार्ड डाइल्यूट सूप कहा।
तो ये AIPMB का सवाल है कि टर्म हार्ड डाइल्यूट सूप किसने दिया? हेल्डेन। हेल्डेन का पूरा नाम जेबियस हेल्डेन है। हेल्डेन इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट है, ध्यान रखना। थ्योरी तो ओपेरिन की है, लेकिन अब आप पढ़ते हो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो हेल्डेन का पूरा नाम जेबियस हेल्डेन है। हेल्डेन ऐसे साइंटिस्ट थे जो इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इंडिया में आकर के फाइनली सेटल हुए। उड़ीसा में भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर उन्होंने काम किया और फाइनली वो इंडिया की ही, उन्होंने यहाँ की ही नागरिकता एक्सेप्ट की और पूरी जिंदगी यही रहे। और हेल्डेन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ पे इंडिपेंडेंट वर्क किया था। कहा? ओपेरिन। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे और ये थ्योरी जो आई थी वो 1923 में आई थी। ओपेरिन रशियन साइंटिस्ट थे। थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट AI ओपेरिन एंड सपोर्टेड बाय जेबियस हेल्डेन। आज हम हेल्डेन को रेस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी बोलते हैं। बट ध्यान रखना, हेल्डेन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ पे इंडिपेंडेंट वर्क किया था। बाद में देखा गया कि ओपेरिन और हेल्डेन दोनों की बातें लगभग एक जैसी हैं, इसलिए बाद में अब इसको आप कहते हो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो हेल्डेन वाज इंग्लैंड बॉर्न इंडियन साइंटिस्ट। हेल्डेन ने ये सारी चीजें बनती रही, सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिमिटिव ओशियंस में बनते गए। पानी में चीनी डालते जाओगे तो ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेट होता रहेगा, वैसे ये भी बनते रहे। और इससे क्या होगा, जो प्रिमिटिव ओशियंस का वाटर था वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो गया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया। और उसी सैचुरेटेड वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियंस को हेल्डेन ने हार्ड डाइल्यूट सूप कहा। तो हु कॉल्ड कंसंट्रेटेड वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन एज हार्ड डाइल्यूट सूप? हेल्डेन। क्वेश्चन ये AIPMB ने पूछा है, पूछा जा चुका है। तो अब आप देखें ओपेरिन ने क्या कहा था, पहले एबायोजेंसिस और फिर हमेशा बायोजेंसिस। तो प्रोटोप्लाज्म के कंटेंट तैयार हो गए यानी एबायोजेंसिस हो गए। लेकिन इस बात को आप प्रूफ कैसे करोगे कि जो भी ओपेरिन ने कहा, जो भी हेल्डेन ने कहा वो बात सही है? इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया अमेरिकन बायोकेमिस्ट स्टैनले मिलर ने। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया अमेरिकन बायोकेमिस्ट स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, इनके गुरुजी थे हेराल्ड यूरे। तो हेराल्ड यूरे के सुपरविजन में मिलर ने ये करके दिखाया कि वास्तव में जो शुरू में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सारी चीजें थी, हाइड्रोजन था, इन्हीं से मिल करके जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बने। और अगर शुरुआती जो कंटेंट है उनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए हैं तो सिंपल से तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे ही बनेंगे। तो इस बात को, ओपेरिन की थ्योरी को, ओपेरिन हेल्डेन की थ्योरी को अमेरिकन बायोकेमिस्ट स्टैनले मिलर वाज अमेरिकन बायोकेमिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। एनसीईआरटी में स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट भी है, जरा उसको समझो। पहले आप ध्यान से सुने। अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर ने मिक्सचर ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इस तरह का डायग्राम एनसीईआरटी की किताब में बना हुआ, आप डायग्राम को जरूर जाके देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी डायग्राम वाले सवाल आते हैं। हालांकि नीट में 4 साल से नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे। वो स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है उसको आप जरूर देखेंगे। ध्यान दो, अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर ने क्या लिया था, तो यहां पर इन्होंने लिया मिक्सचर ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन पढ़ते समय जरूर ध्यान दें कि क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। रेशियो पूछा जाता है इनका कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन का रेशियो पूछा जा रहा है, कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का रेशियो पूछा जा रहा है, कि हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन का रेशियो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या होता है कि हम लोग पढ़ते नहीं और जल्दी से जवाब पे पहुंच जाते हैं। ध्यान रखना, हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? अमोनिया से। क्या आपको याद करने की एक ट्रिक भी बता रहे हैं। अमोनिया, ए फॉर अमोनिया, ए फॉर 1। तो अमोनिया का जो रेशियो था वो 1 था, मीथेन 2 था, हाइड्रोजन भी 2 था। तो अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर ने मिक्सचर ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन ये लिया
एक बड़े फ्लास्क में 2 लीटर के फ्लास्क में, और ये ग्लास ट्यूब है, पानी भी चाहिए, तो यहाँ एक फ्लास्क में पानी ले लिया, पानी हीट होगा, यहाँ पानी है, वाटर, पानी भी तो चाहिए। तो आप देखिए शुरू में यही तो किताब आपकी कह रही है एनसीईआरटी कि अर्ली अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वे रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास। एनसीईआरटी CO2 बोल गई है, लेकिन CO2 शुरू में नहीं आई है, बाद में आई है, ध्यान में रखिएगा। तो इन्हीं चारों चीजों को लेकर के मिलर साहब ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ जो ओपेरिन कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यानी ये चारों क्या है, इनऑर्गेनिक और सिंपल आर्ग। आप देखिए अमोनिया है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, इन्हीं को लेकर के मिलर ये प्रूव कर रहे हैं कि हाँ इनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। तो in his experiment, Miller took the mixture of ammonia, methane and hydrogen in 1:2:2 ratio and passed steam over it by boiling water. और एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंट को 800 डिग्री सेल्सियस पे किया था, इतना ज्यादा टेम्परेचर उन्होंने रखा था। और जिस रूम में एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज, वहां अंधेरा ही अंधेरा था, डार्क रूम में, लाइट की बात नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि जो शुरुआती एटमॉस्फेयर था सब कुछ अंधेरा था, बारिश होती थी, बादल थे, बिजली कड़कती थी, तो उस तरह की सारी की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो शुरू के एटमॉस्फेयर में थी उस तरह का मिलर ने क्रिएट किया था। तो इन्होंने अपने, ध्यान रखना, अपने एक्सपेरिमेंट में मिक्सचर ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन लिया इन 1:2:2 रेशियो and passed steam over it by boiling water. Experiment carried out at 800 degrees Celsius in dark room. और जरा ध्यान देना, यहाँ पर भी पूछा जाता है, देखो यहाँ से पानी अंदर जा रहा है, ये वाटर यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ कूलिंग बॉडी लगा है, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, यहाँ कूलिंग बॉडी लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंट लगातार कई दिनों तक हुआ, करीब 15 दिनों तक हुआ। और जैसे शुरू के एटमॉस्फेयर में बिजली कड़कती थी, बिजली चमकती थी, वैसे इन्होंने यहाँ पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिए हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्क वाज डिस्चार्ज बाय यूजिंग 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। आखिर बिजली कैसे कड़केगी, तो 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड लिए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये एक्सपेरिमेंट 15 दिनों तक मिलर साहब ने किया। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर थे, उनके और सहयोगी भी थे। और 15 दिनों के बाद यहाँ पर एक फ्लूइड कलेक्ट हुआ, और जब इस फ्लूइड को कलेक्ट हुआ तो इस फ्लूइड के बारे में जरा ध्यान दीजिए। इस फ्लूइड का कलर जो था वो रेड था, और वास्तव में ये डार्क रेड फ्लूइड था। और यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, बेहद इंपॉर्टेंट बात, कि अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर को क्या मिला। पहली एक्सपेरिमेंट, मिलर ऑब्जर्व ओनली द फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अपने एक्सपेरिमेंट में मिलर को केवल और केवल अमाइनो एसिड मिली है, ध्यान रखना। इनके साथ और भी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो दूसरे लोग मिलर्स के एक्सपेरिमेंट की तरह उन्हीं के जैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको बहुत कुछ मिला। उनको शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, पिगमेंट मिला, फैट मिला, बहुत सारी चीजें उनको मिली। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलर को अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, तो केवल और केवल अमाइनो एसिड मिली। कई तरह की अमाइनो एसिड थी, लेकिन जो आइडेंटिफाइड अमाइनो एसिड थी उनके नाम भी आपको याद रखना चाहिए। तो आइडेंटिफाइड अमाइनो एसिड वेयर ग्लाइसिन, एलानाइन एंड एस्पेरेटिक एसिड। सवालों में आपको ये मिल जाएगा कि कौन सी अमाइनो एसिड मिलर को मिली थी। तो जब आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो मिलर को अपनी एक्सपेरिमेंट में ही ऑब्जर्व द ओनली फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और जो आइडेंटिफाइड अमाइनो एसिड थी दे वर ग्लाइसिन, एलानाइन एंड एस्पेरेटिक एसिड। तो जबकि दूसरे लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उनको शुगर भी मिली, नाइट्रोजनस बेस भी मिला, पिगमेंट भी मिला, फैट भी मिला, बहुत सारी चीजें मिली। तो यही सब चीजें तो बनी हैं शुरू में, और इन्हीं सब चीजों से मिल करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो इसका मतलब जो भी बात ओपेरिन साहब ने कही, मिलर ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया, पूरी दुनिया ने उसको सपोर्ट किया। इसलिए फिर ओपेरिन की थ्योरी आज भी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है।
हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पर अभी भी बहुत सारा काम चलता रहता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो ज्यादातर बातें चलती हैं, बीच में बहुत सारी बातें आई, कंट्रोवर्सी भी है, पर जो ज्यादातर बातें चलती हैं वो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी को ही बेस बना करके किया गया। तो आप ध्यान दे रहे होंगे, अगर आपको पूरी थ्योरी समझ में आई होगी, तो हमने आपसे क्या कहा कि देखिए मिलर ने बना भी दिया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमाइनो एसिड बन गई, दूसरे लोगों को प्रोटीन मिला, दूसरे लोगों को पिगमेंट मिला, फैट मिला, शुगर मिला, नाइट्रोजनस बेस मिला, और यही तो शुरू में बना है, इन्हीं से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं। इसका मतलब ओपेरिन की जो बात है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो पाई, और इसीलिए ओपेरिन की थ्योरी को सबसे ज्यादा वैल्यू मिली। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और अब इसके आगे जो हम बोलने जा रहे हैं वो आपके नीड के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दे करके सुने। इसके आगे जो हम बोलने जा रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके अभी 2019 में भी ये जो हम आगे बोलने जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके आगे केमिकल इवोल्यूशन हो गया, अब केमिकल इवोल्यूशन हो गया तो आगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बारी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, हार्ड डाइल्यूट सूप तैयार हो गया है, हार्ड डाइल्यूट सूप टर्म हेल्डेन ने दिया है। अब आगे ओपेरिन क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये ध्यान दो। ओपेरिन ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिमिटिव ओशियंस में बने थे, इनमें बाद में ये साथ में आते हैं, इनके बीच रिएक्शंस होती हैं और कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। क्या? कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, और इन्हीं को ओपेरिन ने कोएसरवेट किया। इस तरह से कोलॉइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इन्हीं को ओपेरिन ने नाम दिया कोएसरवेट। और लगभग इन्हीं से मिलती जुलती बॉडीज को प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा सिडनी फॉक्स ने। और कोएसरवेट टर्म है ओपेरिन का। तो यहां पहला क्वेश्चन है कि जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रिमिटिव ओशियंस में बने थे, दे लेटर कम टुगेदर, जिनमें अपोजिट चार्जर थे, जो अपोजिट थे थोड़ा वो एक दूसरे के साथ आते हैं और कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं। इन्हीं कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर को कोएसरवेट कहा ओपेरिन ने, और इन्हीं में कुछ करेक्शन है, इन्हीं बॉडीज को बाद में प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा सिडनी फॉक्स ने। तो यहाँ तीन सवाल आ रहे हैं, तीनों आईपीएमटी के हैं। टर्म कोएसरवेट किसने दिया? ओपेरिन। टर्म प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर किसने दिया? सिडनी फॉक्स। और कोएसरवेट क्या थे? दे वर कोलाइडल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर। तीन क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा देखो, ये भी आईपीएमटी का सवाल है, कोएसरवेट का कंपोजिशन क्या था? क्योंकि ओपेरिन कोएसरवेट का नाम ले रहे हैं, इसलिए हम प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। आप ओपेरिन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कोएसरवेट की बात करेंगे। तो ओपेरिन के कोएसरवेट में क्या था? दे कंटेन प्रोटीन पॉलीसैकेराइड। ओपेरिन के कोएसरवेट में प्रोटीन पॉलीसैकेराइड और वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो जरा ध्यान देना कि ओपेरिन के कोएसर और इस तरह का जो कोएसरवेट जैसा स्ट्रक्चर ओपेरिन ने एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त भी किया था। ओपेरिन ने इसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया लैब में कि हाँ कोएसरवेट बन सकते हैं। तो कोएसरवेट क्या थे? They were cluster of macromolecule having opposite charges. They were colloidal drop-like structure. और कोएसरवेट का कंपोजिशन क्या है? ये भी आईपीएमटी का सवाल है, प्रोटीन पॉलीसैकेराइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। और ध्यान रखना, कोएसरवेट और प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर जैसे स्ट्रक्चर के फॉसिल रिकॉर्ड किए गए, और ये करीब 3.5 से 3.7 अरब वर्ष पुराने हैं। Fossils of coeservate and microsphere-like structure were recorded from Isua rock of Greenland and some African rocks, and they are 3.5 to 3.7 billion years old. इस तरह के फॉसिल को भी रिकॉर्ड किया गया है। अब आगे ध्यान दें, अब जब आप किताबें पढ़ते हैं तो कोएसरवेट, माइक्रोस्फीयर, लाइकोस्फीयर,
प्रोटोबायोन, प्रोटोसेल, बहुत सारे शब्द आप पढ़ते हैं और आप कहीं कहीं कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट ये सब नहीं मानता, वो कहता है कोएसरवेट, माइक्रोस्फीयर, लाइपोस्फीयर, प्रोटोसेल ये लगभग एक जैसी बातें हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं गंवाता है। लेकिन चूंकि आप ओपेरिन थ्योरी पढ़ रहे हैं, सवाल आपको ओपेरिन से पूछा जाता है, तो आगे फिर कोएसरवेट में क्या चेंजेस हुए। आपको पता है लाइफ के लिए न्यूक्लिक एसिड तो चाहिए, प्रोटीन तो हो गई, एनर्जी के लिए पॉलीसैकेराइड हो गया, पानी है ही है। राजन शुक्ला जी समझ में आ रहा है, निखिल जी समझ में आ रहा है, ठीक, वेरी गुड। तो आप देखो ना ओपेरिन के कोएसरवेट का क्या कंपोजिशन है ये है। लेकिन यहाँ जब तक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा थैंक यू, जब तक यहाँ जेनेटिक मटेरियल नहीं जुटेगा, इसमें ऐड नहीं होगा, तब तक आप आगे लाइफ नहीं दिखा सकते हो। तो आगे कोएसरवेट से फिर आई है प्रोटोसेल, ये प्रोटोसेल आई है। और प्रोटोसेल में क्या हुआ है, यहाँ कोएसरवेट में न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया है, और न्यूक्लिक एसिड का मतलब आरएनए और डीएनए। तो अब जब कोएसरवेट में न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया तो आपको तो समझ में आ रहा है न्यूक्लियोप्रोटीन तैयार हो गई। और ये क्वेश्चन है आईपीएमटी का, हु गेव द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ? न्यूक्लियोप्रोटीन गेव द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। हु रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ? प्रोटोसेल रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एंड न्यूक्लियोप्रोटीन रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो अब जब यहाँ प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड जुड़ेगा तब आगे की लाइफ की प्रोबेबिलिटी होगी। हम यहाँ दो बातें आपको बताना चाहेंगे कि कोएसरवेट, ध्यान रखना, कोएसरवेट ओपेरिन के हिसाब से कोएसरवेट वेयर प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू ओपेरिन कोएसरवेट वेयर प्रिकर्सर ऑफ लाइफ। प्रिकर्सर का मतलब जैसे आप रेटिनॉल पढ़ते हो, बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए आता है ना, तो प्रिकर्सर का मतलब जिससे कोई चीज बनती हो। तो ये ओपेरिन कह रहे हैं कि कोएसरवेट वेयर प्रिकर्सर ऑफ लाइफ व्हिच कैन गिव राइज टू सेल। फर्क कितना आया? ओपेरिन ने कहा नहीं अभी पूरी बात नहीं सही हुई है, हम कोएसरवेट से प्रोटोसेल लाएंगे और हम कोएसरवेट में न्यूक्लिक एसिड जोड़ेंगे तो प्रोटोसेल तैयार हो जाएगा। और अगर प्रोटोसेल तैयार हो गया तो प्रोटोसेल रिप्रेजेंटेड द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, न्यूक्लियोप्रोटीन गेव द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ये आईपीएमटी का सवाल है। अब आप देखिए प्रोटोसेल जुड़ गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल को एज आरएनए जोड़ा है, उन्होंने आरएनए वर्ल्ड का कांसेप्ट दिया। उन्होंने कहा ओपेरिन की सारी बात बैक्टीरिया की तरफ जा रही है, ओपेरिन का सारा इवोल्यूशन बैक्टीरिया की तरफ है। लेकिन जिन्होंने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना, उन्होंने कहीं कहीं वायरस का भी कांसेप्ट दिया। और आज को पता है आजकल वायरस आपको परेशान कितना किए हुए हैं, हमको आपको घरों में कैद हैं, है ना। तो जिन्होंने आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना, उन्होंने वायरस का कांसेप्ट, आरएनए वर्ल्ड का कांसेप्ट दिया। और उन्होंने कहा कि करीब 4 अरब वर्ष पहले द अर्थ वाज एन आरएनए वर्ल्ड, और उस आरएनए से फिर आगे डीएनए और फिर आगे को लाइफ को बढ़ता हुआ दिखाया गया है। और इस आरएनए कांसेप्ट को मानने वालों में बहुत फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना भी थे। उन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड आरएनए मॉलिक्यूल लैब में प्रिपेयर किया और ये बताया कि आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रेदर देन डीएनए। तमाम अलग अलग थॉट हैं, तमाम अलग अलग विचार हैं। तो ये भी एक आरएनए वर्ल्ड का कांसेप्ट वहां से आ रहा है। और आपके हमारे दिमाग में आता भी भाई पहले वायरस क्यों नहीं, दे आर कनेक्टिंग बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, व्हाई नॉट वायरस, पहले बैक्टीरिया क्यों। लेकिन ये ओपेरिन की थ्योरी है, जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने आरएनए को माना उन्होंने वायरस की बात करी, उसको डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सपोर्ट भी किया, एक्सपेरिमेंटली बनाया भी लैब में। 77 न्यूक्लियोटाइड आरएनए मॉलिक्यूल उन्होंने बनाया। लेकिन ओपेरिन की थ्योरी बैक्टीरिया की तरफ जा रही है। अब ओपेरिन का जरा ध्यान दीजिए, ओपेरिन ने प्रोटोसेल से प्रोकैरियोटिक सेल बनाया, प्रोकैरियोट्स। ओपेरिन ने प्रोटोसेल से प्रोकैरियोट्स को बना दिया। इन्होंने ये कहा, और कैसे बना दिया, आपको पता है इवोल्यूशन के लिए म्यूटेशन, ये सब सारी बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन, बहुत सारी बातें जरूरी होती है। एक दिन में नहीं आएगा, लाखों वर्षों में आएगा। अगर आप देखेंगे तो पहले प्रोकैरियोट्स जो आए, जो फर्स्ट प्रोकैरियोट्स आए हैं वो 3.5 बिलियन ईयर्स बैक आए हैं, और जो यूकैरियोट्स आए हैं 1.5 बिलियन ईयर्स बैक आए हैं। तो प्रोकैरियोट्स 3.2 से 3.5 अरब वर्ष पहले आ रहे हैं, और जो यूकैरियोट्स आ रहे हैं 1.5 अरब वर्ष पहले आ रहे हैं। तो आप जरा देखो ना कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स आने में 2 अरब वर्ष लगा है। बातें हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ये बात अलग है। तो अब
प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं और प्रोकैरियोट्स के बारे में क्वेश्चन फिर आपके सामने आईपीएमटी के तमाम तरह के कि प्रोकैरियोट्स वेयर फर्स्ट लिविंग बीइंग। पहला सवाल, फर्स्ट लिविंग बीइंग कौन है? प्रोकैरियोट्स। लाइक बैक्टीरिया दे वेयर सिंगल सेल्ड, बैक्टीरिया की तरह वो क्या थे? दे वेयर सिंगल सेल्ड एंड कंसिस्टेड ऑफ नेकेड डीएनए एंड न्यूट्रिशनली दे वेयर कीमो हेटेरोट्रॉफिक। ध्यान रखना, ये क्या थे? ये थे कीमो हेटेरोट्रॉफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खाते पीते क्या थे? जो भी प्रिमिटिव ओशियंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जो भी कार्बोहाइड्रेट था, दैट वाज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये न्यूट्रिशन प्रोकैरियोट्स में कैसा था? ये सब सारे आईपीएमटी के सवाल। मैंने बताया कि ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट है, यहां से ज्यादा आईपीएमटी नीट ने फोकस किया है। तो न्यूट्रिशनली दे वेयर कीमो हेटेरोट्रॉफिक, और अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है, तो रेस्पायर्स एनाएरोबिकली। तो इनमें रेस्पिरेशन क्या था? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन था। और प्रोकैरियोट्स में यही तो आप पढ़ते हो। अब आगे ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि प्रोटोसेल में म्यूटेशन हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटोसेल, एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन प्रोटोसेल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट्स क्या थे? दे वेयर फर्स्ट लिविंग बीइंग, लाइक बैक्टीरिया दे वेयर सिंगल सेल्ड एंड मेड अप ऑफ नेकेड डीएनए, न्यूट्रिशनली दे वेयर कीमो हेटेरोट्रॉफिक एंड रेस्पायर्स एनाएरोबिकली। इतने सारे पॉइंट इनके बारे में आपको लर्न होना चाहिए। आप वीडियो को दोबारा भी देखेंगे, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखिए, अब तो अभी तक तो ये खाना दूसरे से ले रहे हैं। जैसे अभी आप हो, आपको खाना कौन दे रहा है? आपके पेरेंट दे रहे हैं। तो अभी आप पैरासाइट बने हुए हो, लेकिन एक समय आएगा कि आपको खुद अपनी जीविका चलानी पड़ेगी। तो अभी तक तो ये बना बनाया माल काट रहे थे, अब ये खुद माल बनाएंगे, अपना एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस खुद बनाएंगे। तो अभी तक बना बनाया माल काट रहे थे, बना के माल काटेंगे। फर्क ये है, तो बनाएंगे कैसे? अब आप देखिए, लाइफ आगे जा रही है। तो लाइफ जब आगे जा रही है, जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो खाने पीने की चीजें कम पड़ जाती। तो प्रोकैरियोट्स आ गए हैं, तो कहीं कहीं ओशियंस में केमिकल इवोल्यूशन की स्पीड कम हो गई। तो कम हो गई थी तो भाग दौड़ मची कि भाई अब तो खाना बनाना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, हम नहीं बचेंगे। तो खाना बनाना पड़ेगा। तो अब बनाओगे कैसे? आप बाहर से घर में आ रहे हैं और मम्मी पापा कहीं चले गए, घर में खाना नहीं है, तो अब तो हाथ पैर फूलेंगे। भैया या तो होटल से मंगाओ, होटल वाली बात उस समय नहीं थी। तो अब आप खाना बनाओ। तो खाना बनाओगे क्या? आप देखोगे ना कहीं चावल दाल कुछ रखा हुआ, चलो कोशिश किया जाए। यही काम ये भी करने लगे। समुद्र में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उनको इन्होंने खोजा, उन पे नजर पड़ी और इन्होंने अपने खाना बनाना खुद शुरू किया। तो आगे के स्टेप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस और ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट्स में पहले कीमोसिंथेसिस आई, यानी जो अगला स्टेप है प्रोकैरियोट्स, ये जो है इनमें ऑटोट्रॉफिज्म आया, इनमें खुद भोजन बनाने की, यानी इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड आया। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जब इनमें आया, तो अब जो कुछ भी है, मैंने आपको कहानी बना दी, उनसे अपना भोजन बनाएंगे। और ध्यान रखना, इसमें पहले ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉफिज्म में दो स्टेप है, पहले ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस और उसके बाद ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहले ये जो समुद्र में केमिकल है ओशियंस में, उनसे अपना भोजन बनाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स का सवाल भी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सल्फर लाइक बैक्टीरिया का आना। ध्यान रखना, the most important event in the direction of origin of life was the formation of sulfur like bacteria. सल्फर लाइक बैक्टीरिया का आना था। ये म्यूटेशन यहाँ होता रहा। अब कीमोसिंथेसिस में देखो, इसी स्टेप पे पिछले साल क्वेश्चन 2019 में नीट ने पूछा है, ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस वाले पर, ऑटोट्रॉफिज्म में जो पहला स्टेप है। तो पहले स्टेप में ये क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान दें। ध्यान रखें, ओरिजिन ऑफ लाइफ के डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सल्फर लाइक बैक्टीरिया का आना था। तो जो कुछ भी है ओशियन में, उससे खाना बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखो, 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी थी, प्लस 12 H2S,
और यहाँ पर ये कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे थे? रिड्यूसिंग एनर्जी, ऑक्सीजन नहीं आई है, दैट वाज फर्मेंटेशन केमिकल एनर्जी, केमिकल के फर्मेंटेशन से एनर्जी आ रही। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। इसको आप फर्मेंटेशन केमिकल एनर्जी भी कर सकते हैं, FCE। और अब क्या बनेगा देखिए, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाए क्योंकि आप ओरिजिन इवोल्यूशन का ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने। बड़ा इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है, लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो जो ओरिजिन ऑफ कीमोसिंथेसिस हो रही है, हमने बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ के डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सल्फर लाइक बैक्टीरिया का आना था। तो ये देखो 6CO2 प्लस 12H2S, सल्फर वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं और यहाँ ये रिड्यूसिंग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज फर्मेंटेशन केमिकल एनर्जी। और बन क्या रहा है देखो, एनर्जी बन रही है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। तो ये कीमोसिंथेसिस हो गया। तो अभी तक ये केमिकल के मदद से अपना भोजन बना रहे थे, अब क्योंकि आगे इवोल्यूशन होना है तो और चेंजेस होंगे, अब आएगी फोटोसिंथेसिस। लेकिन पहला स्टेप ट्रू फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा। अब आगे देखो, आगे क्या हुआ, अब इन्हीं में आगे कुछ सल्फर लाइक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बना, जिसको प्रिमिटिव क्लोरोफिल कहते हैं, प्रोफायरिन बोला जाता है। तो आगे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ के डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट सल्फर लाइक बैक्टीरिया का आना था। ये चीज हमने दिखाया और ये क्वेश्चन भी है नीट 2019 का। आगे देखिए फोटोसिंथेसिस आ रही है, तो ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कुछ सल्फर लाइक बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल बना, प्रिमिटिव क्लोरोफिल बना। अब ये क्या किया, अब ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने लगे और फिर अपना खाना बनाने लगे। आप देखेंगे इक्वेशन वही रहेगा, खाली यहाँ एरो के ऊपर बात बदल जाएगी। तो अब क्या होगा, अब देखिए जरा, 6CO2 प्लस 12H2S, यहाँ क्या हो जाएगा, यहां से बात आ रही है, यहाँ सोलर एनर्जी हो जाएगी, आप शार्ट में ऐसी लिखें, और यहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और अब आगे यही बात बनेगी, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। जरा ध्यान दीजिए, इस तरह का न्यूट्रिशन आज भी बैक्टीरिया में मिलता है, जैसे पर्पिल सल्फर, ग्रीन सल्फर, क्लोरोबियम है ग्रीन सल्फर, पर्पिल सल्फर, राइजोबियम रोडोस्यूडोमोनास, इन तरह के बैक्टीरिया में आज भी ऐसे न्यूट्रिशन होता है। तो सल्फर वाले बैक्टीरिया में थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, ग्रीन सल्फर पर्पिल सल्फर बैक्टीरिया है, और अब इस तरह से न्यूट्रिशन ये डेवलप हुआ। तो आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी के इस्तेमाल कर रहे हैं और बैक्टीरियो क्लोरोफिल की मदद से आगे कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। अब क्या हुआ, अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल में मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए, अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल में मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए और बना ट्रू क्लोरोफिल। और जब ट्रू क्लोरोफिल बना, और अभी ध्यान रखना यहाँ पर सवाल है, आप इस स्टेप में देखिए ये सारी की सारी प्रक्रिया समुद्र के पानी में हो रही है, लेकिन कहीं पर भी पानी से हाइड्रोजन नहीं ले रहे हैं। ये सारे बैक्टीरिया पानी से हाइड्रोजन, यानी पानी को हाइड्रोजन डोनर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी तक पानी को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, ध्यान रखना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, दे डू नॉट यूटिलाइज हाइड्रोजन या वाटर एज हाइड्रोजन डोनर। वाटर को ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया इन्होंने अभी तक। जब बैक्टीरियो क्लोरोफिल बना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल से ट्रू क्लोरोफिल बन गया, और जब ट्रू क्लोरोफिल बन गया तब फोटोसिंथेसिस होगी। तो अब क्या हुआ जरा देखो, 6CO2 प्लस 12H2O, आप फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन जानते हैं, और यहाँ हो गया सोलर एनर्जी, और यहाँ हो गया ट्रू क्लोरोफिल। ट्रू क्लोरोफिल अब क्या बनेगा,
C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 बन गया ना। तो आप देखिए अब ऑक्सीजन निकल आई है, ऑक्सीजन निकली ना, ऑक्सीजन निकल आई यानी ट्रू फोटोसिंथेसिस। और जब अब ऑक्सीजन निकली तब अब एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग होगा। अभी तक तो ऑक्सीजन रिड्यूसिंग ही था, अब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर हुआ। और जरा ध्यान दो किस तरह का न्यूट्रिशन साइनोबैक्टीरिया में मिलता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, वेरी इंपॉर्टेंट। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर एम्स का है जो हम आपको बता रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म के फॉसिल रिकॉर्ड किए गए हैं। दे आर 3.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड और इनका कलेक्टिव नाम दिया गया है आर्कियोस्फेरॉइड्स, आर्कियोस्फेरॉइड्स बार्बेटोनेसिस। तो इस पे आप माइंड करेंगे, fossils of blue green algae and cyanobacteria like organism, इनके फॉसिल रिकॉर्ड किए गए हैं। they are 3.2 बिलियन years old and they are collectively called archaeospheroid barbertonesis। आप barbertonesis ना याद रखें, archaeospheroid प्रीवियस एम्स में पूछा जा चुका है। तो अब जरा ध्यान दें, अब ऑक्सीजन आ गई, तो ऐसा तो नहीं कि एक साथ बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई, धीरे 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 ये प्रक्रिया चलेगी, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, ड्यूरिंग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक प्रोकैरियोट्स वाज ए रिवोल्यूशनरी स्टेप। ओरिजिन और इवोल्यूशन के दौरान, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के दौरान ये जो ऑक्सीजन आई है ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक प्रोकैरियोट्स में, ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, ये इवोल्यूशनरी नहीं था। ये कौन सा स्टेप था? ऑक्सीजन का आना, इट वाज रिवोल्यूशनरी स्टेप। किसके लिए रिवोल्यूशनरी स्टेप? उस समय तमाम ऑर्गेनिज्म थे, खाली ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी के लिए रिवोल्यूशनरी स्टेप, क्योंकि नए एनवायरनमेंट में और लोग नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ये रिवोल्यूशनरी स्टेप था। ऑक्सीजन आ गई, अचानक आप चले जा रहे हो और आपके सामने आप गहरे पानी में चले गए, तो आपके लिए तो रिवोल्यूशनरी हो गया ना। तो इस समय ऑक्सीजन का आना रिवोल्यूशनरी स्टेप था। लेकिन कोई चीज आती है तो कुछ चेंजेस होते हैं, इसमें तमाम इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। एटमॉस्फेयर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि एटमॉस्फेयर धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो जब ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो एबायोजेनेसिस यानी केमिकल इवोल्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो गई। तो जरा ध्यान दो, और करीम ने यही तो कहा था पहले एबायोजेनेसिस देन बायोजेनेसिस एवर्सिस। तो अब जब ऑक्सीजन आ गई तो पॉसिबिलिटी ऑफ एबायोजेनेसिस इज फर्दर फिनिश। अब क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए प्रोकैरियोट्स में, बहुत सारे चेंजेस हुए। और प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, देखो प्रोकैरियोट्स 3.2 अरब वर्ष पहले आए हैं और यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर्स बैक आए फर्स्ट यूकैरियोट। तो इतना समय लग गया है, तो करीब 2.5 बिलियन ईयर्स बैक, 2.5 अरब वर्ष पहले इन्वायरमेंटल कंडीशंस इस बात के लिए बिल्कुल सुटेबल हो गई थी कि यूकैरियोट्स कुछ चेंज हो। तो कुछ लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स में म्यूटेशन हुआ, डिफरेंट प्रोकैरियोट्स में म्यूटेशन हुआ, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं नहीं म्यूटेशन नहीं, इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। कुछ भी ये हुआ हो, हमारा आपका क्या लेना देना, हम आप यही जाने कि इनमें या तो म्यूटेशन हुआ प्रोकैरियोट्स में, या तो डिफरेंट प्रोकैरियोट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ। और फिर करीब 1.5 अरब वर्ष पहले फर्स्ट यूकैरियोट अपीयर 1.5 बिलियन ईयर्स बैक। तो अब यूकैरियोटिक लाइफ आई और अब आगे इवोल्यूशन का टॉपिक आपका शुरू होगा। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को मैं समझता हूं मैंने आपको इतने कम टाइम में एक बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू। अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे, कहीं कोई डाउट हो तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। ओके, अब ओरिजिन ऑफ लाइफ का ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है। हम इसी समय, अभी कुछ मिनट बाकी हैं, इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो आपको बता दें, तो नेक्स्ट आप इसी में स्टार्ट करें इवोल्यूशन।
देखो इवोल्यूशन के लिए तमाम डेफिनेशन आपके पास है। इवोल्यूशन में जो बहुत खास खास पॉइंट है हम आपको फोकस कर दें। यहाँ आपको थोड़ा सा डार्विन थ्योरी देखना है, लेमार्क की थ्योरी को सिर्फ जानना है कि लेमार्क की थ्योरी का क्या नाम है। डार्विन की थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन आपसे करेंगे। नियो डार्विनिज्म में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट पे फोकस करेंगे, फाउंडर इफेक्ट पे फोकस करेंगे। हम आपको एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ बताएंगे। वो सारे पॉइंट जो एग्जामिनेशन बिल्कुल ओरिएंटेड है। हम आपको यहाँ पर टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताएंगे, जैसे डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के उदाहरण जो आपकी किताब में एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है, हम आपको 2-3 एग्जांपल देंगे जो अब तक आई20 में आए होंगे। और यहाँ लॉज ऑफ इवोल्यूशन, तो लॉज ऑफ इवोल्यूशन में वैसे तमाम लॉज हैं जो आप पढ़ते हो, बट अगर एनसीईआरटी में आप इकोलॉजी में भी जाए तो इकोलॉजी को इंक्लूड करके एनसीईआरटी बेस पर 3 लॉ आपको पढ़ने हैं, एलेंस लॉ, गॉसेस लॉ और हार्डी-वीनबर्ग लॉ। तो इस टॉपिक में हम पहले इसको फोकस करेंगे, फिर एविडेंसेस आएगा। एविडेंसेस में होमोलोगस, एनालोगस आर्गन हम आपको बताएंगे जहां से लगभग हर साल सवाल आते हैं। वेस्टिजियल आर्गन बताएंगे, कनेक्टिंग लिंक बताएंगे जो बहुत खास खास हैं। और उसके बाद ह्यूमन इवोल्यूशन पे हम फोकस करेंगे। इसके बाद भी यहीं से ज्यादातर 90% क्वेश्चन फोकस होते हैं और ओरिजिन ऑफ लाइफ से तो लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। हर साल एवरी ईयर ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आता है। तो इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में इवोल्यूशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। यहां पर हम आपको 3 डेफिनेशन बताएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डार्विन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू डार्विन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ध्यान रखना, कोएसर बेड तक का बनना केमिकल इवोल्यूशन, कोएसर बेड से सिंपल यूकैरियोटिक सेल का बनना बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और अब आगे यूकैरियोटिक सेल से अब तक इसको ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करते हैं। तो अगर इवोल्यूशन में 3 डिफरेंट बातें पूछ ली जाए कि व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देन व्हाट यू कैन से evolution up to the formation of coesar bed, chemical evolution, from coesar bed to simple eukaryotic cell, biological evolution, and from simple eukaryotic cell to recent अब तक, that is organic evolution। तो chemical evolution, biological evolution और organic evolution में फर्क है बेटा। डार्विन ने evolution की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू डार्विन, organic evolution states descent with modification, descent with modification। जैसे आपको कहा जाए आज आप बड़े डिसेंट कपड़े पहने हो, तो कपड़ों का तो तमाम फैशन आता जाता रहता भाई बट डिसेंट हो तो कुछ मायने में और दिन से अलग हो। और जो डिसेंट हुआ है वो चेंजेस, वो ग्रेजुअल चेंजेस से आया है। अचानक में आप इतने स्मार्ट नहीं हो गए, पहले का आदमी तो बंदर जैसा था कि नहीं था? तो अचानक में इतने स्मार्ट आप नहीं हो गए। तो अगर इतने डिसेंट लग रहे हो, इतने स्मार्ट लग रहे हो, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो या लग रही हो, तो इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ग्रेजुअल चेंजेस। इवोल्यूशन का नाम है ग्रेजुअल चेंजेस। यानी जो आज का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जो आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ है, वो पहले के सिंपलेस्ट, जो सिंपल, आप देखो यूकैरियोटिक सेल से अब तक, यूकैरियोटिक सेल सिंपल सेल है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है। तो इवोल्यूशन का नाम ही है, मतलब ही है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब यही है ग्रेजुअल चेंजेस, यानी प्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्वड फ्रॉम अर्लियर सिंपल ऑर्गेनिज्म बाय ग्रेजुअल चेंजेस, थ्रू ग्रेजुअल चेंजेस। तो इवोल्यूशन की ये डेफिनेशन डार्विन की है, डार्विन ने डेफिनेशन दिया है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस विद वेरिएशन। ये सवाल सीपीएमटी जब पहले हुआ करती थी लेकर के आईएएस तक पूछा गया। ये डेफिनेशन, इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस विद वेरिएशन, यानी कोई भी रेस जो डेवलप हो रही है उसमें धीरे धीरे वेरिएशन हो रही है, ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं। तो कुल मिला के इवोल्यूशन का मतलब सडन चेंजेस नहीं है। जो इवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब ग्रेजुअल चेंजेस है। और डार्विन ने यही बात कही। 2 पॉइंट और आज हम बताएंगे।
म्यूटेशन इवोल्यूशन के लिए फोर्स का काम करती है। बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट देखो, म्यूटेशन एक्ट एज फोर्स फॉर इवोल्यूशन, और आप कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन एक्ट एज फोर्स फॉर इवोल्यूशन एंड जेनेटिक वेरिएशंस एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और बहुत सारे इवोल्यूशन होते हैं, स्टीलर इवोल्यूशन होता है, बहुत सारे तारे बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसको स्टीलर इवोल्यूशन कहते हैं। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी होता है, आपको पता है कोयला हीरे में कन्वर्ट हो जाता है एक टाइम पे, तो ये इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन सबका होता है, खाली हमारा नहीं होता है। मेटल्स एंड एलिमेंट चेंजेस इन ए टाइम, इसको इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बट ये वाली डेफिनेशन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम जब नेक्स्ट टर्न पे आएंगे परसों, तो हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन बताएंगे। लेमार्क की थ्योरी सिर्फ नाम से जानना है आपको, एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिया है, थोड़ा समझाएंगे। जो बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट है बेटा, उनको आप पहले समझो। तो डार्विन पे फोकस करेंगे, डार्विन के की पॉइंट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल फोकस करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको बताएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट पे कम से कम 5-6 क्वेश्चन आईपीएमटी पूछ चुका है। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताएंगे, एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताएंगे, लॉज ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट टर्न पे हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसको आप एक बार देखें भी, ठीक है। थैंक यू बेटा।